नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। मेरे साथ इस समय सुमन गुप्ता जी हैं, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ती हैं और राजनीति पर गहरी समझ रखती हैं, अपनी बेबाक राय रखती हैं और कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। उन्हीं से बात करेंगे। सुमन जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। और सोशल मीडिया की आप हीरो हैं। जब आप कुछ केजरीवाल पर या बीजेपी पर बात कहती हैं तो लोग उसको सुनते हैं। कैसे आप ये जो बेबाकी से विचार रखती हैं, कैसे यात्रा शुरू हुई है? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और छोटों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये समाज की सेवा और सामाजिक कार्य मैं बचपन से करती आई हूँ। जब भी मुझे समय मिला, लोगों के बीच में कुछ गलत होते देखा है तो मैंने उसका वहाँ विरोध करा। एक बहुत छोटी सी घटना, जब मैं 10 साल की थी, ये मैं शुरुआत से बता रही हूँ आपको। तो हमारे जहाँ हम चांदनी चौक में रहते थे, वहीं हमारे पड़ोस में एक ठाकुरों को परिवार था। तो उनके यहाँ वो नई बहू आई और हो सकता है उसके विचार समझ में ना आए हो परिवार को, तो उन्होंने वो तांत्रिकों को बुलाया उसके भूत प्रेत उतरवाने के लिए। अब वो जो बहू नई आई थी, मुश्किल से 14-15 साल की थी। और उस तांत्रिक ने उस बहू को इस कदर मारा पीटा, उसके बाल खींचे, उसकी रोने की आवाज़, उसकी रुदन की आवाज़ से, मैं छोटी सी थी लेकिन मेरा दिल बहुत द्रवित हुआ और मैं बीच में जाकर उनके चिपट गई। मैंने कहा नहीं, मेरी भाभी को ऐसे मत करो, और उन्हें खींच के वहाँ से निकाल के मैं ले आई, उनके सब ससुराल वालों के सामने ही। तो शुरू से मुझे था कि जो कुछ गलत हो रहा है उसका विरोध इंसान को करना चाहिए। अगर विरोध ही नहीं होगा तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बस ये जज्बा था तो आगे बढ़ती गई। आपकी जो वीडियो देखे उसमें आप केजरीवाल की नीतियों की आलोचना कर रहे हो। मैं नीति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आजकल विरोध को भी आप उस व्यक्ति का विरोध समझ लेते हैं। केजरीवाल की नीतियों का आप खूब विरोध करते हैं, ऐसा क्या वजह क्या है? मुझे केजरीवाल से, उनके व्यक्तित्व से, उनसे कोई परेशानी नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन उनको जिस कार्य को करने के लिए राजनीति में आए थे, समाज की सेवा के नाम पर, तो वो उन्होंने उसका तो बिल्कुल भी किया ही नहीं, और इसके साथ साथ सारे ही गलत सलत काम करे उन्होंने। जिन लोगों ने तन मन और धन तीनों लगाकर केजरीवाल को केजरीवाल बनाया, चाहे वो अन्ना हजारे थे, कुमार विश्वास थे, ये अभी स्वाति मालीवाल थे, इन सब ने अपना जी जान लगा के केजरीवाल को केजरीवाल बनाया और उसने सबको किनारे कर दिया। केवल एक व्यक्ति की पार्टी बनती है क्या? एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती, और वो पार्टी बनती है तो सिर्फ आत्म केंद्रित बनती है और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, और ऐसा ही हुआ भी। एक छोटी सी नीति जो सबसे पहले उसने शुरुआत की, शराब की नीति। आप सभी जानते हैं कि वो शराब जो नीति, शराबी लोग और ऐसी शराब एक के साथ एक फ्री मिल रही है। पिंक ठेके कभी दुनिया ने सोचा भी नहीं होगा, यूरोपीय कंट्री में भी नहीं होते पिंक ठेके, कि औरतों के लिए ठेके बना दिए। हर गली में, हर स्कूल के पास उस ठेकों का अवतार कर दिया, क्योंकि कमीशन ज़्यादा मिल रहा था, अपने आप को मिल रहा था, पैसे के खातिर उन्होंने समाज को बर्बाद करने के लिए प्लानिंग की। तो उसका विरोध तो करना था, और जितना विरोध मैं कर सकती थी, चाहे ये चैनल पे डालकर, अपने यूट्यूब बनाकर, या सड़क पर खड़े होकर, और वो जब तक लड़ाई लड़ी, मेरे साथ में अकेली नहीं थी, हमारा आर्य समाज भी था, संघ भी था, हम सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ी, और जगह जगह हमने धरने भी दिए। और उसका नतीजा एक ये कामयाबी मैं कह सकती हूँ कि इसको अब वो नीति वापस लेनी पड़ी। दूसरी जो इसका मुझे बुरा लगा, वो फ्री का हर चीज़, पानी हो चाहे बिजली हो, क्या पानी और बिजली बनाने में पैसे नहीं खर्च होते? या फ्री में जब बस चलाएंगे, बसों में पैसे नहीं खर्च होते? अब 15 साल बाद इन बसों को बदलना है, जैसा कि जनता कह रही है कि बस ही उपलब्ध नहीं है, फ्री की तो बात ही खत्म हो गई।
बस होगी तभी तो वो फ्री में मिलेगी। अब वो 15 साल की हो चुकी हैं बसें और वो है ही नहीं, तो अब वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? ये नीतियाँ ऐसी बनाओ जो जनता के लिए फ़ायदेमंद हो और जो लंबी चले। जनता को कमाना सिखाओ, उसको रोज़गार दो, उसको काम धंधे दो, उनको पढ़ाई लिखाई में उनको सुविधाएं दो। ये फ्री का क्या बना रखा है? जब बिजली अब बनेगी पैसों से बनेगी और तुम फ्री में बांट रहे हो। जिसको एक पंखे की ज़रूरत है उसने 4-4 लगा रखे हैं। महिलाएं भी, जब अब तो खैर बसें कम हो गई हैं, नहीं महिलाएं सारा दिन इधर से उधर उधर से उधर अपने बसों में घूमती थी। क्या ज़रूरत है इनको? और मजदूर भी तो है ना बेचारे, जो मजदूरी करने जा रहा है उसको भी फ्री में दो। फिर उसको क्यों अलग कर दिया? खाली महिलाओं को क्यों दिया तुमने? तो इसकी जो कुछ नीतियाँ थी इनकी, केजरीवाल की, वो मुझे पसंद नहीं थी। और इसी वजह से मैं समय समय पर जो कुछ गलत होते हुए देखती हूँ उसके विषय में मैं बोलती हूँ। अभी क्या आपको लगता है कि देखिए, जब अब ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई की है, आपने कोर्ट को भी आप अवमानना करते हैं, हर बात पे आप प्रधानमंत्री को, या मैं उसका भी नाम अगर हम नहीं लें, संवैधानिक संस्थाओं को आपने इतना कमज़ोर कर दिया है, तो कैसे जो मान है, सम्मान है संवैधानिक संस्थाओं को, उसको कैसे वापस पाया जा सकता है? ये व्यक्ति संविधान को और संवैधानिक संस्थाओं को ये मानने को ही तैयार नहीं है। 26 जनवरी की परेड निकल रही थी शुरू में और ये धरना दे रहा था। भाई अगर तुझे संविधान के साथ चलना ही नहीं था, या संस्थाओं को मानना ही नहीं था, तो राजनीति में आए क्यों? समाज सेवा तो बहुत कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं, तुम भी करते रहते। लेकिन जब तुम राजनीति में आए हो तो संविधान के अनुसार तो तुम्हें चलना पड़ेगा ना। एक अगर टिकट चेकर है रेलवे में, रेलवे ने उसको निर्धारित करा है तो वो टिकट तो चेक करेगा ना। और अगर वो टिकट चेक कर रहा है तो वो चोर कैसे हो गया, या वो मोदी का एजेंट कैसे हो गया? ये सब बातें जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जाती हैं, और ऐसा संविधान के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं कहता। और ये व्यक्ति तो मैं क्या कहूँ, इनका तो शुरू से विरोध ही विरोध रहा। जहाँ भी कहीं गए हमेशा सबसे लड़ाई झगड़ा विरोध यही सब होता रहा। और तो और जो अपने साथी थे उनके भी विरोध में खड़े हैं। और ये स्वाति मालीवाल, ये शुरू पहले दिन से इनके साथ खड़ी है, तन मन और धन के साथ, उनको भी नहीं छोड़ा। और इतना बुरा व्यवहार तो शायद दुर्योधन और दुशासन ने भी नहीं किया होगा द्रौपदी के साथ, जो व्यवहार इन्होंने अपने घर में बुला के उस महिला के साथ किया। वो महिला चिल्ला रही है, चीख रही है, उसके पेट पर लाते मार रहे हैं, उसके मुंह पर थप्पड़ मार रहे हैं कि मेरे को महामारी चल रही है, कम से कम ऐसे समय में मुझे मत मारो, मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन कोई असर ही नहीं है। क्या ये सारा परिवार कहीं घूमने गया था बद्रीनाथ में? सब वही थे। और गार्ड से कह के उसे घर से और निकलवा दिया। उसका इलाज करवाने की बजाय, उसको सुरक्षा देने की बजाय, उसको बचाने की बजाय, उसको गार्डों से कह के घर से बाहर निकलवा दिया। ये महिलाओं को सुरक्षा देंगे? कलई तो इनकी यहीं खुल गई। ये किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते, ये सिर्फ अपने सगे हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने सुख के बारे में सोचते हैं, और किसी से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केजरीवाल जी की जो बात कहने का वाक्पटुता जो उनकी है, वो तो बड़ा, वो तो हर चीज़ में कह देते हैं कि देखिए जी, मैं तो बिल्कुल मर गया और मुझे तो एक तरह से प्रधानमंत्री कैद में करना चाहते हैं, चुनाव प्रचार नहीं करना चाहते। हमारी जनता तो प्रबुद्ध है, जागरूक है, कैसे वो इस चीज़ को उसको स्वीकार करती है? ये सब इनका जो है कहने की वाक्पटुता जो है, वाक्पटुता नहीं है, समाज सब समझता है। ये बहुत जो पंजाब में इन्होंने फैलाया फ्री का लालच, दिल्ली में फैलाया फ्री का लालच, लेकिन जनता सब समझ चुकी है। वहाँ शराब में पहले भी पंजाब डूबा पड़ा था, और वहाँ फिर वही इन्होंने शराब की नीतियाँ चालू कर दी। वहाँ का जो आम जीवन है पंजाब का, वो बेचारा शराब के कारण और चीज़ों के कारण त्रस्त है वैसे ही। और ऐसा आदमी वहाँ राज करने पहुँच गया जो बॉर्डर का राज्य है हमारा, क्योंकि वहाँ पर सारे बाहर के आतंकवादियों के, चाहे वो कनाडा से हेल्प आ रही हो, चाहे इन मुसलमानों के यहाँ से हेल्प आ रही हो आतंकवादियों की, वो सब हेल्प की वजह से और पैसे की वजह से ये वहाँ जीत गए। और जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर थी वहाँ वहाँ इन्होंने दाव खेला।
कोई वाकपटुता नहीं है, बस ये थोड़ी इनको समझ है कि कहाँ मैं फ़ायदा ले सकता हूँ, कैसे सामने वाले को बेवकूफ़ बना सकता हूँ। लेकिन जनता सब बहुत होशियार है, बहुत समझती है, और इनकी एक एक पोल पट्टी जनता को पता लग गई है। अच्छा, आप तो चुनाव पे तो पूरी नज़र रख रही होंगी, क्या लगता है आपको दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल और आप देखिए ना, पंजाब में तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा शर्मा शर्मी वो नहीं इतना बोल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, दिल्ली में मिल के लड़ रहे हैं, क्या देख रही हैं आप केजरीवाल का भविष्य? दिल्ली में तो केजरीवाल का भविष्य है ही नहीं। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ये मुझसे आज लिखवा लो। मोदी जी जो कहना है वो अलग है, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूमी हूँ, देखा है, सब जगह जाके काम भी किया है। तो 7 की 7 सीटें दिल्ली की बीजेपी को जा रही हैं। और रही पंजाब की बात, पंजाब की जनता भी चेत गई है। जिनको ये फॉर्म भर भर कर देकर आए थे महिलाओं को कि 1000 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, आज तक नहीं मिला। आज तक वो महिला वो पेपर लेके फॉर्म लेके घूम रही हैं, उन्हें पैसा नहीं मिला, एक भी महीना नहीं मिला। और तो स्थिति पंजाब की आपको सबको ही पता है कि वहाँ स्थिति क्या है, लेकिन वहाँ के लोग भी अब जागरूक हो चुके हैं, इसके झांसे में अब नहीं आने वाले हैं। और आप देखना रिजल्ट ज़रूर बीजेपी के फेवर में ही जाएंगे। आप तो चांदनी चौक की पुश्तैनी निवासी हैं, चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का क्या होगा? बताते हैं कि वहाँ पर जो मुस्लिम इलाके हैं उसमें तो खूब जेपी अग्रवाल को खूब वोट मिला और बड़े उनकी भी छवि एक है, कैसे देखती हैं आप उस चुनाव को? जेपी अग्रवाल एक अच्छे इंसान हैं, मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं। गलत पार्टी में है ये बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर खंडेलवाल जी का जो उन्होंने सेवा दी है, काम करा है, मेहनत की है, उसका फल मिलेगा। और मुसलमानों के भी काफ़ी वोट, खासकर महिलाओं के, भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ऐसा हवा में नहीं है, हकीकत में है। तो वहाँ खंडेलवाल जी आराम से अपनी सीट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, महिलाओं को लेकर तो ये बात कही जा रही है, पिछले 2019 के चुनाव में भी ये कहा गया कि मुस्लिम मतदाताओं ने 3 तलाक के मुद्दे पर वोट मोदी जी को किया है, लेकिन मुसलमान जो है, एक परसेप्शन तो ऐसा बना हुआ है कि मुसलमान तो बीजेपी को वोट देगा नहीं। आप किस आधार पर कह रही हैं ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुसलमानों की जो महिलाएं हैं वो अंतर समझती हैं, चाहे बहु विवाह का हो, ज़्यादा बच्चे पैदा करने का हो, तलाक का हो, कई कुरीतियों में वो बेचारी लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, और वो सामने देख रही हैं। और उन्हें मोदी जी से ही सिर्फ आशा है कि मोदी जी ही उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने किया भी है और आगे भी करेंगे, चाहे वो बहु विवाह हो या ज़्यादा संतानों की उत्पत्ति हो। इसका लाभ महिला को नहीं मिलता। ये तो कुछ लोग हैं जो इसको भ्रम में कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हम राज करने शुरू कर देंगे, और हुआ भी है, कर इतिहास में ऐसा हुआ भी है। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है, बहुत महिलाएं पढ़ लिख भी गई हैं, मुसलमानों की लड़कियां जो पढ़ लिख गई हैं वो बच्चे भी अब कम कर रही हैं, और वो इनके चक्करों में भी नहीं आती, मुल्ला मौलवियों के भी। तो परिवर्तन आया है, और महिलाएं खासकर जिनसे मेरी बात होती है वो बीजेपी के पक्ष में हैं। अच्छा, आप लगातार केजरीवाल की नीतियों के खिलाफ तो वीडियो बनाती हैं, कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कहा हो केजरीवाल समर्थक ने कि आप ये ऐसा क्यों बनाती हैं, ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा कुछ वाक़या सामने आया आपके? नहीं, ऐसा मेरे सामने पीछे कुछ बोला हो तो मुझे पता नहीं, मेरे सामने कोई नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, जबकि मैं करीब 10 साल से अपनी वीडियो डाल रही हूँ, मेरे सामने कोई नहीं है। तो अभी लेटेस्ट वीडियो किस चीज़ पे बना रही हैं आप? लेटेस्ट जो मैंने अभी आखिर में ये बनाया है, एक तो सियालकोट का बनाया था कि भाई हमें वोट करना ज़रूरी क्यों है। तो उसको मैंने एक उदाहरण से समझाया था। पाकिस्तान में एक जगह थी सियालकोट, पहले तो वो हिंदुस्तानी था सारा। तो जब 1946 में उसको वहाँ पर हिंदू बहुल राज्य था, वो शहर था। तो जब पार्टीशन के लिए तैयारी हो रही थी, उस समय पूछा गया कि भाई ये तुम किसके साथ जाना चाहते हो, पाकिस्तान के साथ या हिंदुस्तान के साथ? क्योंकि वो हिंदू बहुल था तो सबने कहा कि नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे। मुसलमान कहने लगे नहीं, हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और संख्या जो थी वो हिंदुओं की लाखों में थी उस समय, और जो मुसलमान थे वो कुछ हज़ार थे।
जब फैसला नहीं हो पाया उन दोनों का, तो यही हुआ कि चलो मत करवाते हैं, दोनों का इलेक्शन करवाते हैं, जो जीतेगा वो उसमें राज्य में मिला लिया जाएगा, उस देश में। अगले दिन जब इलेक्शन हुआ तो जो मुसलमान थे उन्हें पता था कि उनकी संख्या बहुत थोड़ी है, अगर वो सारे वोट डालने नहीं जाएंगे तो हम हार जाएंगे। तो वो सुबह 7 बजे उठ के और आखिर तक लाइन में लगे रहे और एक एक आदमी वोट डालने गया। और जो हिंदू थे वो ये सोच कर कि हम तो इतनी बड़ी संख्या में हैं, हमें ज़रूरत क्या है, वैसे ही जीत जाएंगे हम तो, अगर हम नहीं जाएंगे वोट डालने उससे क्या फ़र्क पड़ना है। कुछ तो गए नहीं, जो गए वो लाइन देख के लौट आए, कुछ घंटे 2 घंटे वहाँ रुके, गर्मी और सर्दी वो सब देख के आके सो गए। अगले दिन वही हुआ जो होना था, जिन्होंने वोट दिया उनके पक्ष में वो रिजल्ट गया, मुसलमानों के पक्ष में रिजल्ट गया। और उस हिंदू बहुल राज्य का पाकिस्तान में मिला दिया गया। आप ये ना सोचें एक वोट देने से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। जो हिंदुओं का शहर था वहाँ सारे कुछ तो मार दिए गए या भगा दिए गए सियालकोट के, या कुछ को कन्वर्ट कर दिया गया। अब 17 में वहाँ हमारे वो हुआ है, जनगणना हुई 2017 में, उसके अंदर वहाँ कुछ कुल 500 लोग रह गए, वो किसी तरह से वहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। तो एक एक वोट की हमारी कीमत है, ये मत सोचो कि हमारे एक वोट डालने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आपका एक वोट भी हार और जीत करवा सकता है, जैसे पिछले चुनाव में भी हुआ, कहीं 30 में, कहीं 500 में, कहीं 300 में हार जीत हुई हैं। तो बस सबसे एक ही विनती है, एक ही आग्रह है सबसे कि वोट डालने के लिए ज़रूर जाएं, और इस केजरीवाल से, इसकी नीतियों से थोड़ा बच के अगर पंजाब के लोग, बिहार के लोग बच जाएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा कि ऐसे जो विपरीत दिमाग के लोग हैं, विपरीत बुद्धि के लोग हैं, वो आगे हम ना आए और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। तो सुमन गुप्ता जी की सलाह पंजाब के जो मतदाता है वो अगर सुन रहे होंगे तो ज़रूर इसको सोचिएगा, क्योंकि अब 7वें चरण में मतदान जो है वो होना है। लेकिन एक बात तो सही कही है, और सुमन गुप्ता जी हमारे पास एक ऐसा जीती जागती मिसाल हैं जो जनता को जागरूक करने के लिए हमेशा से अपनी आवाज़ को रखती हैं, रखती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।